अरे वाह! क्या किस्मत पाई है हमारे बेटे ने। बहू तो एकदम सोने की मूरत है, संस्कारी, पढ़ी-लिखी और इतने बड़े खानदान से। हमें तो बस ऐसी ही बेटी चाहिए थी अपने घर के लिए। मंडप में बैठी काव्या के कानों में ऐसे ही शब्द सुनाई दे रहे थे। सामने उसकी सास सुमित्रा देवी मेहमानों के सामने उसकी तारीफों के पुल बांध रही थी। काव्या ने अपने गहरे लाल रंग के भारी बनारसी लहंगे को थोड़ा ठीक किया और अपनी नजरें झुका ली। उसके माथों पर सजा भारी मांग टीका और हाथों में सजी मेहंदी उसके रूप को और निखार रहे थे। पास ही बैठा उसका पति कबीर उसे देखकर धीरे से मुस्कुरा रहा था। कबीर की गहरी शांत आंखें, उसकी बातों में एक अजीब सा ठहराव था जिसने काव्या को पहली ही नज़र में अपना दीवाना बना लिया था। शादी बहुत धूमधाम से हुई। काव्या के परिवार ने अपनी इकलौती बेटी की विदाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लाखों के गहने, महंगी गाड़ियां और घर का सारा सामान दहेज नहीं, बल्कि बेटी के दिए गए तोहफों के नाम पर सब कुछ दिया गया था। काव्या को लगा था कि वह दुनिया के सबसे खुशनसीब घर में जा रही है, लेकिन हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। और ये बात काव्या को ठीक एक हफ्ते बाद समझ आ गई। शादी के ठीक 7 दिन बाद घर की रस्में ख़त्म हो चुकी थीं और असली ज़िंदगी शुरू हो गई थी। सुबह के 8 बज रहे थे। काव्या तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकली। उसने एक हल्का सा पाउडर ब्लू रंग का सूट पहना था। वह डाइनिंग टेबल पर आई जहाँ सुमित्रा देवी और कबीर पहले से बैठे थे। काव्या, गुड मॉर्निंग मम्मी जी। कबीर, तुम तैयार नहीं हुए? मुझे आज ऑफिस डिजाइन करना है। मेरी 1 महीने की लीव ख़त्म हो गई है और हम साथ में निकल रहे हैं। सुमित्रा देवी के हाथ चाय का कप वहीं पर रुक गया। उन्होंने अपनी नज़रें उठाईं और काव्या को ऐसे देखा जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। सुमित्रा देवी, ऑफिस? कौन सा ऑफिस? काव्या हैरानी से बोली। माँ जी, मेरी कंपनी जहाँ मैं सीनियर मैनेजर हूँ। शादी से पहले ही बात हुई थी ना कि मैं शादी के बाद भी अपना काम कंटिन्यू करूँगी। आपने खुद कहा था कि आपको मेरी जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुमित्रा देवी ने चाय का कप टेबल पर रखा। उनकी आवाज़ में अब वो मंडप वाली मिठास नहीं थी, एक अजीब सी कड़वाहट और ताना था। सुमित्रा देवी, वो शादी से पहले की बातें थी बहू। तब तुम अपने बाप के घर पर थी। अब तुम हमारे खानदान की बहू हो। हमारे घर की औरतें बाहर जाकर धक्के नहीं खाती। कबीर बहुत कमाता है। तुम्हें पैसों की क्या कमी है? घर में रहो, घर संभालो। काव्या सन्न रह गई। उसने कबीर की तरफ देखा। कबीर की आंखें झुकी हुई थी। काव्या, कबीर, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुमने तो मुझे सपोर्ट किया था। कबीर ने एक लंबी सांस ली। काव्या का हाथ पकड़ लिया। कबीर, काव्या प्लीज़, अभी बहस मत करो। माँ जो कह रही हैं उसमें भी एक पॉइंट है। तुम कुछ दिन घर पर आराम कर लो, उसके बाद मैं इस बारे में बात कर लेंगे। प्लीज़ मेरे लिए एडजस्ट कर लो। काव्या को बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था। वह कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो अपने हक के लिए लड़ना ना जानती हो। वह पढ़ी लिखी थी, एक बड़ी सी कंपनी में काम करती थी और उसका अपना एक वजूद था। लेकिन कबीर का चेहरा देखकर वह रुक गई। वह उससे प्यार करती थी और शुरुआत में ही घर का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहती थी। उसने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को पी लिया। काव्या, ठीक है, कुछ दिन, लेकिन मैं अपनी जॉब हमेशा के लिए नहीं छोड़ूंगी। वो कुछ दिन कुछ महीने में बदल गए। काव्या को पता ही नहीं चला। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, सुमित्रा देवी का असली चेहरा पूरी तरीके से सामने आ रहा था। बात सिर्फ जॉब की नहीं थी, घर की हर एक चीज़, छोटी बड़ी चीज़ में अब कंजूसी और टोका टाकी शुरू हो गई थी। सुमित्रा देवी किचन में आकर बोली, काव्या, ये क्या कर रही हो? 2 सब्जियां क्यों बना रही हो? एक दाल और एक सब्जी काफ़ी नहीं है? क्या तुम्हारे मायके में ऐसे ही राशन बर्बाद किया जाता है? काव्या जो चुपचाप चॉपिंग बोर्ड पर सब्जियां काट रही थी, उसने पलट कर देखा। काव्या, माँ जी, कबीर को भिंडी पसंद नहीं है, इसलिए उसके लिए पनीर बना रही थी। सुमित्रा देवी, तो जो बना है वो खा लेगा, नखरे उठाने की ज़रूरत नहीं है। और ये दिन भर एसी चलाकर क्यों बैठती हो कमरे में? बिल क्या तुम्हारे बाप भरने आएगा? बाप शब्द सुनकर काव्या के सब्र का बांध जैसे चटकने से लगा था। उसके परिवार ने करोड़ों का सामान दिया था, फिर भी हर बात पर ताने। वह कबीर की वजह से खामोश रहती थी। कबीर रात को थका हारा घर आता, काव्या से प्यार से बात करता, उसकी तकलीफ़ों को सुनकर उसे गले से लगाकर सब कुछ सही कर लेता था। कबीर, आई एम सॉरी काव्या, मैं जानता हूँ माँ बहुत ज़्यादा भूल जाती हैं,
पर वह पुरानी सोच की हैं, तुम उन्हें इग्नोर किया करो। कबीर की इसी एक बात और उसके प्यार की खातिर काव्या हर घूंट पीती जा रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सुमित्रा देवी की लालच और उसकी बदतमीजी किस हद तक जाने वाली है। शादी को 6 महीने बीत चुके थे। रोज की चिक चिक और तानों ने घर का माहौल एकदम जहरीला कर दिया था। उस दिन गुरुवार था। कबीर अपनी किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। घर में सिर्फ काव्या और सुमित्रा देवी थी। सुबह के करीब 2 बज रहे थे। काव्या अपने कमरे में थी। उसने एक सिंपल लेकिन बेहद खूबसूरत काले रंग की कुर्ती पहनी हुई थी। वह अपनी कोई किताब पढ़ रही थी। तभी सुमित्रा देवी बिना खटकाए उसके कमरे में घुस आई। उनके चेहरे पर एक अजीब सा लालच साफ झलक रहा था। सुमित्रा देवी, बहू, अपनी अलमारी की चाबी दे। काव्या ने किताब बंद की और हैरानी से उन्हें देखा। काव्या, चाबी किस लिए माँ जी? सुमित्रा देवी, मेरी बहन की बेटी की सगाई है अगले हफ्ते। मुझे वहाँ पहन कर जाने के लिए कुछ भारी गहने चाहिए। तेरे मायके वालों ने तो तुझे वो पुश्तैनी हीरे का सेट दिया था ना, वो निकाल कर दे, मैं वही पहनूंगी। काव्या को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह सेट सिर्फ एक गहना नहीं था, वह उसकी दादी की आखिरी निशानी थी जो उसकी माँ ने उसे बड़े प्यार से दी थी। काव्या, माँ जी, आप मेरे बाकी कोई भी गहने ले लीजिए, लेकिन वो हीरे का सेट मैं नहीं दे सकती। वो मेरी दादी की निशानी है और मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। उसे मैं किसी को पहनने के लिए नहीं दे सकती। सुमित्रा देवी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। सुमित्रा देवी, तू मुझे मना कर रही है? इस घर की मालकिन हूँ मैं। तेरा क्या है इस घर में? हाँ, जो कुछ भी लेकर आई है वो सब अब इस घर की अमानत है, यानी कि मेरी अमानत है। काव्या सख्ती से लेकिन आवाज़ को कंट्रोल करते हुए बोली, वो मेरा स्त्री धन है माँ जी, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मेरे परिवार को आपको शादी में जो देना था वो दिया, लेकिन मेरी निजी चीज़ों पर आप ऐसे हक नहीं जता सकती। ये सुनना ही था कि सुमित्रा देवी का अहंकार बुरी तरीके से आहत हो गया। वह काव्या के करीब आई और चिल्लाने लगी, सुमित्रा देवी, इतनी तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जवान लड़ाए? कल की आई हुई छोकरी मुझे सिखाएगी कि मेरा हक किस पर है और किस पर नहीं। बोलते बोलते सुमित्रा देवी ने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से काव्या के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चटाक! कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। काव्या का चेहरा एक तरफ घूम गया था। उसके गोरे गाल पर 5 अंगुलियों के निशान उभर आए थे, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं। काव्या के इन लड़कियों में से नहीं थी जो एक कोने में बैठ कर रोती। वह अच्छी के साथ अच्छी थी और बुरी के साथ बहुत बुरी थी। काव्या ने धीरे से अपना चेहरा सीधा किया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उनमें एक खौफनाक गुस्सा था जिसे देखकर सुमित्रा देवी एक पल के लिए पीछे हट गई। बिना एक शब्द बोले काव्या ने अपना हाथ उठाया और एक पलट कर एक जोरदार थप्पड़ सुमित्रा देवी के गाल पर जड़ दिया। सुमित्रा देवी लड़खड़ा कर बिस्तर पर गिर पड़ी। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक बहू ने अपनी सास पर हाथ उठाया है। काव्या खतरनाक शांति के साथ बोली, मैंने अब तक आपकी हर बदतमीजी को बर्दाश्त किया है, क्योंकि मैं कबीर से प्यार करती हूँ और इस घर की शांति नहीं बिगाड़ना चाहती थी। लेकिन किसी को भी मुझ पर हाथ उठाने का हक नहीं है, न आपको न किसी और को। मेरा परिवार मुझे सम्मान सिखाता है, कमजोरी नहीं। सुमित्रा देवी गाल पर हाथ रखे कांपते हुए उसे देख रही थी। काव्या तुरंत अपनी अलमारी की तरफ मुड़ी। उसने अपना सूटकेस निकाला और उसमें अपने कपड़े और अपना जरूरी सामान पैक करने लगी। उसने अपना पुश्तैनी सेट भी बैग में रखा, सूटकेस जिप किया और उसे लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। सुमित्रा देवी चीखते हुए, निकल जा इस घर से। अगर आज तूने इस घर की दहलीज पार की तो दोबारा कभी भी इस घर में कदम नहीं रख पाएगी। मैं अपने बेटे को बोलकर तुझे तलाक दिलवा दूंगी। काव्या दहलीज पार कर चुकी थी। उसने पलटकर अपनी सास को देखा। काव्या, आप मुझे क्या तलाक दिलवाएंगी माँ जी? मैं खुद इस नर्क से दोबारा कदम नहीं रखना चाहती। और काव्या ने घर का दरवाज़ा खोला और हमेशा के लिए बाहर निकल गई। साजिश और कबीर की वापसी। अगले दिन सुबह करीब कबीर अपनी ट्रिप से वापस लौटा। जैसे उसने घर में कदम रखा, उसे घर में एक अजीब सा सन्नाटा और तनाव महसूस हुआ। सुमित्रा देवी सोफे पर बैठी रो रही थी। उन्होंने अपने सिर पर पट्टी बांधी हुई थी और ऐसा नाटक कर रही थी जैसे उन पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। कबीर, माँ क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? और काव्या कहाँ है? सुमित्रा देवी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। सुमित्रा देवी, बर्बाद हो गए बेटा हम। तूने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली है। कल मैंने उसे सिर्फ इतना कहा था कि घर का थोड़ा सा काम कर ले, तो उसने मुझ पर हाथ उठा दिया
मुझे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया और घर का सारा कीमती सामान, सारे गहने लेकर अपने मायके भाग गई। कबीर के पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। उसे काव्या पर गुस्सा भी आ रहा था और यकीन भी नहीं हो रहा था। कबीर, काव्या, काव्या ऐसा नहीं कर सकती माँ, कुछ तो गलतफहमी हुई होगी। सुमित्रा देवी भी चीख कर बोली, मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं तेरी माँ हूँ और तू कल की आई हुई लड़की का पक्ष ले रहा है। सुन ले कबीर, अब फैसला तुझे करना है। या तो तू इस घर में वो रहेगी या फिर मैं रहूँगी। अगर तूने उसे वापस लाने की कोशिश की तो मैं इसी पंखे से लटक कर अपनी जान दे दूँगी। कबीर पूरी तरीके से उलझ गया था। उसने अपना फ़ोन निकाला और काव्या को कॉल किया, लेकिन काव्या का नंबर स्विच्ड ऑफ आ रहा था। गुस्से और निराशा में आकर कबीर अपने कमरे में चला गया, दरवाज़ा बंद कर लिया। 2 दिन बीत गए। घर का माहौल एकदम भारी था। कबीर ऑफिस से नहीं गया था। वह ना तो ठीक से खा पा रहा था, ना सो पा रहा था। उसे काव्या की बहुत याद आ रही थी। उसका वह मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसका प्यार से माथा चूमना, सब कुछ कबीर को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। तीसरे दिन कबीर किचन में अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था। तभी घर की पुरानी मेड रामकली चुपचाप उसके पास आई। रामकली इस घर के पिछले 10 सालों से काम कर रही थी। रामकली इधर उधर देखते हुए धीमी आवाज़ में बोली, भैया जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कबीर ने हैरानी से उसे देखा। क्या बात है रामकली? काकी, रामकली ने अपनी साड़ी से पल्लू से एक छोटा सा फ़ोन निकाला। रामकली, भैया जी, उस दिन मालकिन और बहू जी के बीच में जो भी हुआ था वो सब मैंने देखा था। मैं बाहर झाड़ू लगा रही थी जब मालकिन बहू जी के कमरे में गई थी। मुझे डर था कि कहीं मालकिन बाद में बात पलट न दे, क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही करती हैं। इसलिए मैंने दरवाजे की दरार से अपने फ़ोन में थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। आप खुद देख लीजिए। कबीर ने कांपते हाथों से फ़ोन लिया और वीडियो प्ले किया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि और सुनाई दे रहा था कि कैसे सुमित्रा देवी काव्या की पुश्तैनी गहने मांगे, कैसे काव्या ने अदब से मना किया, कैसे सुमित्रा देवी ने गालियाँ दी और फिर सबसे बड़ी बात, कैसे उन्होंने काव्या पर पहला थप्पड़ उठाया और काव्या का वो पलट कर थप्पड़ मारना। कबीर ने देखा, लेकिन उसे काव्या पर गुस्सा नहीं आया। उसे खुद पर शर्म आई। उसकी पत्नी जो हर दिन उसके लिए इस घर के ताने बर्दाश्त कर रही थी, उसने कभी कबीर से शिकायत नहीं की थी। और उसकी माँ ने तो इतना बड़ा झूठ बोला। कबीर की आंखें गुस्से और पछतावे से लाल हो चुकी थी। उसकी नसियों में खून खौल रहा था। उसने फ़ोन रामकली को वापस किया और सीधे हॉल में गया जहाँ सुमित्रा देवी टीवी देख रही थी। कबीर एक भयानक और ठंडी आवाज़ में बोला, माँ। सुमित्रा देवी ने पलट कर देखा। कबीर का चेहरा देखकर उनके हाथ रिमोट पर छूट गया था। कबीर, आपने कहा था ना कि काव्या ने आप पर बेवजह हाथ उठाया। आपने कहा था कि वो गहने चुरा कर ले गई। सुमित्रा देवी घबराते हुए, हाँ बेटा हाँ। तू क्यों पूछ रहा है? कबीर ने पास रखा कांच का फूलदान उठाया और जमीन पर जोर से पटक दिया। टुकड़े पूरे हॉल में बिखर गए। कबीर चीखते हुए, झूठ, सफ़ेद झूठ, मैंने सब देख लिया है माँ। रामकली काकी के फ़ोन में जो वीडियो देख लिया है मैंने, जिसमें आप काव्या के मायके के गहने छीन रही थी और आपने उस पर हाथ उठाया। आपको शर्म नहीं आई? उस लड़की ने मेरे लिए अपना करियर छोड़ दिया आपकी हर बदतमीजी से, और आपने उसे क्या दिया? बस थप्पड़। सुमित्रा देवी का रंग पीला पड़ गया था। उनके पास अब कोई भी जवाब नहीं था। कबीर, आपने मुझे अल्टीमेट दिया था ना कि या तो वो रहेगी या फिर मैं। तो सुन लीजिए, इस घर में अब आप ही रहेंगी, क्योंकि अब ये मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ और अपनी पत्नी के पास जा रहा हूँ। बिना अपनी माँ को एक और बात सुने कबीर ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और घर से निकल गया। रात के 8 बज रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। काव्या अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी हुई थी। उसने वही काली कुर्ती पहनी हुई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। पिछले 3 दिनों में वो ठीक से सो नहीं पा रही थी। उसे कबीर की बहुत याद आ रही थी। वो जानती थी कि उसने कबीर की माँ पर हाथ उठाकर कबीर को हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन उसे अपने आत्मसम्मान के लिए स्टैंड पर कोई पछतावा नहीं था। तभी डोरबेल बजी। काव्या के पिता ने दरवाज़ा खोला। सामने कबीर खड़ा था। वह पूरी तरीके से बारिश में भीगा हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थी और चेहरे पर एक गहरी हताशा थी। मुझे मुझे काव्या से मिलना अंकल, प्लीज़। कबीर की आवाज़ भारी थी। काव्या ने अपने कमरे में कबीर की आवाज़ सुनी और दौड़कर हॉल में आई। कबीर की इस हालत को देखकर उसका दिल धड़क उठा। कबीर ने जैसे ही काव्या को देखा, वह टूट गया और वह सीधे आकर आगे बढ़ा और काव्या के पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गया। कबीर रोते हुए बोला,
मुझे माफ़ कर दो काव्या, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा पति कहलाने के लायक नहीं हूँ। मैंने तुमसे बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे अपने ही घर में सुरक्षित नहीं कर पाया। मुझे सब पता चल गया है। माँ ने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें कभी रोका नहीं। काव्या की आंखों में आंसू बहने लगे। वह नीचे झुकी। उसने कबीर के चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। कबीर उठो, प्लीज़ ऐसे मत बैठो। कबीर, नहीं काव्या, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी मैं नहीं उठूँगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ये 3 दिन मेरे लिए नर्क जैसे थे। मैंने घर छोड़ दिया है। मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगा जहाँ मेरी पत्नी की कोई इज्जत नहीं है। काव्या ने कबीर को कसकर गले से लगा लिया। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे। उनका सारा दर्द, सारा गुस्सा उन आंसुओं में बह गया था। काव्या, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती कबीर। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। कबीर ने काव्या का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखा। कबीर, हम एक नई शुरुआत करेंगे काव्या। हम नया घर बनाएंगे, सिर्फ तुम्हारा और मेरा, जहाँ हम दोनों होंगे। और तुम अपनी जॉब भी करोगी, जहाँ तुम्हें कोई ताना नहीं देगा और जहाँ कोई भी तुम्हें जज नहीं करेगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? काव्या ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। 1 महीने बाद शहर के एक शांत और खूबसूरत इलाके में कबीर और काव्या ने अपना एक नया अपार्टमेंट लिया था। घर छोटा था, लेकिन उसमें सुकून था। सुबह के 8 बज रहे थे। काव्या अपने फॉर्मल कपड़ों में तैयार थी। उसने आईने में तैयार खड़े होकर अपना कोट पहना और सीधे किचन में 2 मग लेकर कॉफ़ी लेकर आई और फिर एक मग काव्या को पकड़ाया। कबीर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट डे बैक एट वर्क बॉस लेडी। काव्या ने मुस्कुराते हुए कॉफ़ी का घूंट लिया और कबीर के गाल पर एक हल्का सा किस किया। थैंक यू हाबी। दोनों ने एक साथ घर का दरवाज़ा लॉक किया और अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ गए। पीछे छूट गया था वो कुटिल भरा घर और वो सारे छूटे रिश्ते। अब उनके सामने एक नई दुनिया थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार, सम्मान और बराबरी थी। एक ऐसी दुनिया जिसे उन्होंने खुद अपने लिए चुना था। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन।